स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 DSC विशेष पत्र 1 खंड ख। इसके तहत आज हम लोग प्रेमचंद की कहानी मंत्र इस पर चर्चा करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। इसका सारांश और समीक्षा दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेमचंद की यह कहानी दो वर्गों के बीच की कहानी है। एक वर्ग को हम ऊंच रख सकते हैं, दूसरा वर्ग को नीच, या फिर गरीब अमीर, दीन सबल, सभ्य असभ्य, यानी इस तरह से हम बंटवारा कर सकते हैं। ये दो लोगों के बीच है, सब लोगों के या सब लोग, गरीब अमीर गरीब, ऊंच नीच, इन दो वर्गों के बीच की ही कहानी है ये। इस कहानी की विशेषता है कि ये हृदय की कठोरता और तरलता को भी दर्शाता है। इस कहानी को अगर हम देखें तो आसानी से समझने के लिए इसे हम 4 टुकड़ों में समझ सकते हैं। पहला टुकड़ा डॉक्टर चड्ढा और बूढ़ा भगत के मिलन का, दूसरा डॉक्टर चड्ढा के बेटे के जन्मदिन और वहां आयोजित पार्टी और दोस्तों के बीच के हंसी मजाक का, तीसरा चरण बूढ़ा भगत के अपने घर का, जहां उसके और उसके अंतर मन से उठने वाले विचारों के संघर्ष का, और चौथा डॉक्टर चड्ढा के घर का, जहां पर बूढ़ा भगत सांप झाड़ने आता है। यानी ये 4 टुकड़ों में इसको हम बांट के देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय बूढ़ा भगत 2 कहार डोली लेकर आते हैं। पीछे पीछे बूढ़ा भगत आता है और डॉक्टर को कहता है कि उसका बेटा 4 दिन से आंख नहीं खोला, एक बार जरा सा उसको देख लेते। डॉक्टर चड्ढा उसको कहते हैं कि नहीं, तुम सुबह आना, कल सुबह, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे गोल्फ खेलने जाना है। ये मिन्नतें करते रहता है, बार बार रगड़ते रहता है कि 6 बेटे के बाद ये 7वां बेटा पैदा हुआ है, 6 तो पहले ही काल के गाल में समा गए हैं, एक बार केवल देख लेते, जो होना होगा वो तो होगा ही, डॉक्टर साहब केवल एक बार देख लेते। लेकिन डॉक्टर चड्ढा उसकी बात को नहीं सुनते हैं और गोल्फ खेलने निकल जाते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। बूढ़ा वहां से अपने बच्चे को लेकर के चला आता है घर और रात में उसके बच्चे की देहांत हो जाती है। पहला चरण यहां समाप्त होता है। यानी पहले चरण में कवि ने, लेखक ने परिचय दिया है 2 लोगों के। एक जो संपन्न व्यक्ति है, उसका क्या व्यवहार है, क्या उसके अंदर की कठोरता है कि एक आदमी मर रहा है, डॉक्टर है, उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि मरीज को देखना, गोल्फ खेलना वह बाद में भी कर सकता था, या एक दिन नहीं भी गोल्फ खेलता तो चल सकता था, लेकिन नहीं, उसने गोल्फ को प्रायोरिटी दिया, प्रमुखता दी और मरीज को देखने को उसने मना कर दिया। यानी अपने कर्म के प्रति लापरवाही बरती। ये पहला टुकड़ा यहां समाप्त होता है कहानी का। समय बीतते गया। डॉक्टर चड्ढे के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, ससुराल चली गई। बेटा का 20वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। घर में सारे वातावरण एकदम खुशहाली का है। बहुत शहर के प्रतिष्ठित सभ्य लोग आए हुए हैं, कहीं गाने बजान चल रहा है, कहीं तरह तरह के पकवानें बन रही है। उनका बेटा जिसका नाम कैलाश था, डॉक्टर चड्ढा का बेटा, उसके दोस्त भी आए हुए हैं कॉलेज के, सब एक दूसरे से मिलते हैं। उसकी प्रेमिका भी आई हुई है। हंसी ठठाके का दौर है। इसी बीच उसकी प्रेमिका
जिद करती है कैलाश से, यानी डॉक्टर के चड्डा के बेटे से, कि हमें, तुम तो सांप पालते हो। असल में कैलाश का शौक था सांप पालने का, सांप पालना, जड़ी बूटी इकट्ठा करना, इसका शौक था उसको। और वह अपने एक तहखाने में बहुत सारे सांप पाल करके रखा हुआ था, एक से एक बिस्तर। कहते हैं कि मुझे सांपों को देखना है। कैलाश टालना चाहता है कि कल दिखा देंगे, अभी माहौल नहीं है, अभी तो दूसरा चल रहा है, लेकिन वह जिद पकड़ लेती है, कहती कि नहीं, आज ही हम देखेंगे। जब ये कल पर टालता है तो इसके बाकी सहेली जो दोस्त हैं वह इस पर ताना करने लगते हैं कि अरे तुम्हारे कहने से थोड़े ये दिखाएगा, कोई और दूसरी लड़की होती वो कहती तो शायद दिखा देता। अंत में जाकर के वो दिखाने चला जाता है। इधर गीत संगीत बज रहे हैं, वह अपनी प्रेमिका को लेकर के चला जाता है दिखाने, सांप के तहखाने, जो जहाँ तहखाना बनाया हुआ रूम में, उस कमरे में पहुंचता है। 3-4 दोस्त और जो इसके साथ है वो भी पहुंच जाते हैं। वह एक एक करके सांपों को निकालता है, कभी गले में लपेटता है, कभी हाथ पर खिलाता है, कभी नीचे दिखाता है। और उसकी प्रेमिका उसको मना कर दी, चलो अब देख लिए, यहां से चलते हैं। लेकिन इसके दोस्तों में एक चर्चा उस समय चलती है कि ऐसे सांप थोड़ा रखा होगा, ये सांप का दांत तोड़ दिया होगा। नहीं तो सांप जो विषधर है उसका दांत सहित रखना आसान नहीं है। ये कहता है कि मैं वैसा नहीं हूं, मैं कोई मदारी वगैरह नहीं हूं कि सांप के दांत तोड़ दूंगा, सभी के दांत हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, दांत दिखाओ, अगर है तो दिखाना पड़ेगा। उसकी प्रेमिका मना करती है, लेकिन वह कहता है कि नहीं, तो दिखाएंगे ही। वह आने को कहकर निकल जाती है। ये अपने मित्रों को दिखाने के लिए एक जहरीला सांप, काला कोबरा जिसको हम लोग बोलते हैं, गेहुमन भी बोलते हैं, बहुत विषधर सांप है, उसको पकड़ करके और जोर से दबाता है उसको गर्दन के पास, जिससे उसका मुख खुल जाता है। सांप छटपटाते रहता है, मुख खुलता है, दांत दिख जाता है। अब सांप को लगता है कि शायद यह मेरी हत्या करना चाहता है, गला दबाना चाहता है, तो वह प्रतिशोध के भावना में भड़कते रहता है, लेकिन उसके गला पकड़ा हुआ है। दांत देखने के बाद जब संतुष्ट होते हैं तो वह छोड़ने के लिए जैसे ही जमीन पर रखने जाता है, वह सांप उसको डस लेता है, जिससे खून निकलने लगता है। वह छोड़ करके हाथ से पकड़े हुए खून को बाहर निकलता है, सांप भाग जाता है और जाकर कहता है कि जल्दी से जड़ी निकालो और ये जड़ी को लेप लगा दो। खड़े खड़े जहाँ इसी बोलते बोलते उसके आंख बंद होने लगते हैं, चेहरे पीले पड़ने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर चड्डा कहते हैं कि इसकी इलाज मैं इसको काट करके कर दूंगा। वो मना करता है कि नहीं, जड़ी लगाने से ठीक हो जाएगा। जड़ी पीसा जाता है, उस बंद वो बेहोश हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, धीरे धीरे हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। अब जो खुशी का माहौल था जन्मदिन का, वो पूरे गम में बदल जाता है। अब एक से एक झाड़ने वाले आते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं, अब तो बचना मुश्किल है, इसका लगता है टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर चड्डा कहते हैं मैं उस समय ही कह रहा था कि मैं इसको चीरे लगा करके निकाल दूंगा, इसका विष को हटा दूंगा, लेकिन बेटा माना नहीं, अब तो चीरा लगाना भी सार्थक नहीं हो पाएगा। ये दूसरे चरण, यहाँ पर दूसरा टुकड़ा समाप्त होता है। सारे लोग एक एक करके आते हैं, निर्जीव होगा उसको आसरा देकर के चले जाते हैं। तीसरा टुकड़ा कहानी का शुरू होता है कि वही बूढ़ा भगत जो डॉक्टर को दिखलाने आया था अपने बेटे को, वो अपने सुदूर गांव में बूढ़ा बूढ़ी, वहां से करीब 8-10 किलोमीटर के दूर बूढ़ा बूढ़ी अपने घर में अलावे के पास बैठे हैं और घर की परिस्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच एक आदमी आता है और सूचना देता है कि सूचना तो मिली होगी भगत जी, डॉक्टर साहब के बेटे को सांप ने काट लिया है। सारे लोगों ने जवाब दे दिया है, आप जाएंगे क्या देखने। अब इसके मन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धड़क तो जरूर रही है। कहता है कि भले हम क्यों जाए देखने वाले, वो मेरा बेटा को कौन देखा था, गोल्फ खेलने चला गया था, मेरा बेटा मर गया। उसका भी बेटे के साथ जब ये स्थिति होगी तब उसको समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है, बेबसी क्या होती है। वो जब रोएगा, तड़पेगा उसके लिए, तब समझेगा। मैं तो नहीं जाने वाला, ऐसा कह करके उसको भगा देता है और किवाड़ बंद कर खाट पर लेट जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आती।
बार बार उसके मन मस्तिष्क में घूमता तो है बात, एक बार लगता है कि चले जाए, फिर लगता है कि नहीं हम क्यों जाए, हम कौन होते हैं जाने वाले। इसी बीच बात करते करते बूढ़ी सो जाती है, वह बाहर निकलता है, लेकिन फिर बूढ़ी बोलती है कहाँ जा रहे हैं? बोले कि नहीं कहीं जा नहीं रहे, देखने आए हैं कि रात अभी कितनी बची है। बूढ़ी बोलती है, बूढ़ी भगत कि रात बहुत है, आकर के सो जा। फिर वह आता है, किवाड़ बंद करके लेट जाता है, लेकिन उसे नींद आती नहीं। वह उसके कर्म उसके अंदर से उसको सोने नहीं देता। दरअसल वह सांप का झाड़ता था, सांप के मंत्र से झाड़ कर ठीक करता था, कईयों लोगों को ठीक कर चुका था। 80 वर्ष की अवस्था हो गई थी, बुढ़ा हो गया था। एक बार होता कि चले जाए, फिर कहता कि नहीं उसको भी सबक लेना चाहिए, नहीं जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद किवाड़ खोल के धीरे से निकल जाता है बाहर, और अनायास सोचते सोचते डॉक्टर के घर तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाकर के सोचता है कि मैं क्यों आ गया यहाँ पर, मुझे तो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसके कदम रुकते नहीं है, बढ़ते जाते हैं, और फिर दौड़ते दौड़ते वह डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाता है। तीसरे टुकड़े यहाँ पर कहानी के समाप्त हो जाती है। चौथा टुकड़ा यानी चौथे चरण, वह डॉक्टर के यहाँ पहुंचता है। सारे लोग जा चुके होते हैं, डॉक्टर अकेला है। सारे लोग इंतजार में थे कि अब कल सुबह होगी तो इसके लाश के अंतिम दाह संस्कार किया जाएगा। यह बूढ़ा पहुंचता है, डॉक्टर को आवाज आता है, डॉक्टर निकलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि भाई मैं तो इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे यहाँ तो अपनी विपत्ति पड़ी हुई है, कल सुबह आना, जब दाह संस्कार करके बेटे पाएंगे तब तुमको देखेंगे। बोला कि नहीं मुझे एक बार अपने बेटे को दिखलाइए, मुझे कोई इलाज नहीं कराना है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। बोला कि क्या देख करके करोगे, उसका प्राण तो है नहीं। बोला कि नहीं जब तक सांस है तब तक आस है, एक बार देखना चाहता हूँ। लेकर के डॉक्टर जाते हैं, वहां पहुंचता है और वह तंत्र मंत्र से प्रयोग करता है। लगातार लगे 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 सुबह के सूर्योदय की लालिमा जैसे ही आती है, इसके झाड़ फूक के मंत्र से, जड़ियों के माध्यम से वह लड़का आंख खोल देता है जो शिथिल पड़ा हुआ था, यानी जीवित हो उठता है। अब डॉक्टर की पत्नी उसके चरण पकड़ लेती है। डॉक्टर भी उसके आग्रह करते रहते हैं, बोलते हैं कि इसको उचित इनाम देंगे, बाकी चीज करेंगे। इतना कहकर के वो बाहर निकलते हैं और फिर जाते हैं उससे डॉक्टर से मिलने। तो पता चलता है जो नौकर चाकर हैं बोलते हैं कि भाई कहाँ है बूढ़ा भगत? बोला कि वो तो चले गए, कहाँ गायब हो गए पता नहीं, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं उनको, हम लोग तो तंबाकू भी दे रहे थे उनको पीने के लिए, लेकिन वह बोले कि नहीं तंबाकू नहीं चाहिए मुझे, अपने पास तंबाकू है उससे पिएंगे। डॉक्टर कहता है कि मैं उसको ढूंढूंगा, वो तो चला गया लेकिन मुझे बहुत बड़ी सीख दे करके गया है, मैं ढूंढूंगा उसको। रात के अंधेरे में तो मैं उसे नहीं पहचान पाया था, लेकिन सुबह जब वह की लालिमा जब थी सूर्य, उस समय मैंने देखा था उसको, यह वही बुढ़ा था जो वर्षों पहले मेरे पास अपने बेटे के इलाज के लिए आया था और मैंने मना कर दिया था। मैं उसको ढूंढूंगा और अपने गलती का प्रायश्चित करूंगा, उससे माफी मांगूंगा। कहानी यही समाप्त होती है। 4 चरणों में कहानी खत्म हो जाती है प्रेमचंद की कफन कहानी। अब इस कहानी के विशेषता क्या है प्रेमचंद की इस कहानी की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानी, जितनी भी कहानी है उसमें यथार्थ का चित्रण आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही आदर्श भी उसके साथ रहेगा, केवल यथार्थ नहीं, आदर्श भी। यानी इसलिए प्रेमचंद को आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी कथाकार कहा जाता है। यानी उन्होंने पूरे जीवन में जितनी भी लिखी कहानियां लिखी या उपन्यास लिखे, किसी में उन्होंने यथार्थ को नहीं छोड़ा और आदर्श को भी नहीं छोड़ा। प्रेमचंद की इस कहानी में यह बताया गया है कि एक और जहां अमीर सब और सुविधा संपन्न तो होते हैं, लेकिन उनके पास दया और संवेदना, करुणा, ममता इत्यादि नहीं होता, जबकि दूसरी ओर गरीब दीनहीन अवस्था में जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर संवेदना होती है। संसाधनों का अभाव भले हो उसके पास, लेकिन संवेदना और दूसरे के दुख की घड़ी में खड़ा होने की क्षमता वह जानता है। इस बात को स्थापित प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में किया है। इसके साथ ही सांप के माध्यम से प्रेमचंद ने एक सीख देने की भी बात की है कि कोई भी जहरीला चीजों को पालना, यानी खतरनाक चीजों को पालना हमेशा खतरा से भरा होता है, इसलिए खतरनाक चीजों को पालना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा,
मौका मिलते आप उसे पालेंगे और मौका मिलते आप ही को वह डस देगा, हानि पहुंचाएगा, चोट पहुंचा देगा। आगे कैलाश के द्वारा सांपों का जो दांत दिखाना है वह भी जबरन मुंह खोलकर प्रेमचंद ने इससे के माध्यम से बतलाया है कि किसी के बहकावे में या उकसावे में आकर के कोई खतरनाक काम नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम गंभीर हो सकता है। कैलाश ने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर के जहरीले सांप का मुंह खोला, दबा करके जबरदस्ती, उसका परिणाम उसे सांप के जहर से और मरनासन तक पहुंचा दिया। तो ये सीख भी प्रेमचंद ने इस कहानी में दी है। इसके साथ ही प्रेमचंद ने इस कहानी में बूढ़े भगत के अंतर्मन के संवाद के माध्यम से यह तो दिखाया है कि प्रतिशोध की भावना में या प्रतिशोध में जलता तो गरीब आदमी भी है, उसका भी अंदर से मन कचोटता है, वह भी सोचता है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है इसका प्रतिकार हम करें, भले चाहे इसके लिए कुछ करना पड़े दूसरे पर, जो मेरे साथ ऐसा किया है मैं उसके कभी दुख में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब परिस्थितियां उसके पास वो स्थिति में कोई दुखी आदमी के बात पहुंच जाती है तो वह अपने आप को रोकता नहीं और उसके लाख विचारधारा के विरोध के बावजूद वह उस तक पहुंच जाता है और उसके सहायता पहुंचाता है। यानी गरीब और अमीर में यही फर्क है कि गरीब अंतर्मन से अगर भले प्रतिशोध की भावना में जल रहा हो, लेकिन जहां अगर उससे के काम से किसी की भलाई होने वाली होती है तो वह अपने आप को उस प्रतिशोध की भावना को भूलकर भी वहां पहुंच जाता है। प्रेमचंद ने इस बात को भी स्थापित किया इस कहानी में। इसके साथ ही एक बात और स्थापित किया है कि अमीर आदमी को पैसे चाहिए होता है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, बिना पैसा के कुछ काम नहीं करना चाहता। लेकिन गरीब आदमी जो है वह संवेदना के आधार पर पैसे के ज़्यादा महत्व नहीं देता है, वह रिश्तों का महत्व देता है और अपने कर्म के प्रति समर्पण का महत्व देता है। जब वो चौकीदार एक कहता है कि बुढ़ा भगत को कि वहाँ जाओगे तो डॉक्टर ने कहा है कि 10,000 रुपया दे देंगे, तो बूढ़ा भगत बोलता है कि 10,000 क्या 10 लाख भी देंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। यानी पैसे का महत्व नहीं है कि पैसे के लालच में चला जाए। गरीब जो है खाने के पैसे नहीं है, जो हुक्का पीता है खैनी का, तंबाकू का, वो तंबाकू लाने के भी पैसे नहीं है, लेकिन वह पैसा के पीछे भागना नहीं चाहता। इस बात को भी स्थापित प्रेमचंद ने इस कहानी में किया है। एक बात और है, जैसा मैंने कहा था पहले भी बताया इसमें कि प्रेमचंद ने इसमें एक बात और स्थापित किया कि अमीरों के अंदर अहंकार होता है और गरीबों के अंदर संवेदना होती है। यानी अहंकार पर संवेदना की विजय भी इस कहानी में दिखलाया है प्रेमचंद ने। डॉक्टर के अहंकार पर बुढ़ा भगत के द्वारा किए गए कार्यों से उसके अहंकार नाश होते हैं और संवेदनाएं जगती है, यानी संवेदना की विजय हो जाती है। इस कहानी में डॉक्टर चड्डा का हृदय परिवर्तन होते हुए दिखाए हैं, प्रेमचंद ने दिखाया है और माफी मांगने तक के तैयार हो जाते हैं जो डॉक्टर चड्डा कि अपने करतूत पर शर्मिंदा भी हैं कि मैंने उस दिन उसके बेटे को नहीं देखा, उसके बेटा गुजर गया, इस दुनिया छोड़ करके चला गया, लेकिन मेरे बेटे को वह मौत के मुंह से निकाल करके ले आया और मैंने उसको बेटे के मौत के मुंह में ढकेल दिया था। यानी अंदर से पश्चाताप, व्यक्ति को पश्चाताप हो। और ये प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता रही है कि जो शुरू से अक्कड़ स्वभाव का रहता है उनके कहानियों के पात्र, वह अंत तक जाते जाते संवेदनाओं से भर जाता है। यानी इस कथा के माध्यम से संवेदना जगाने का जो प्रेमचंद का प्रयास था उसमें भी प्रेमचंद सफल हुए हैं। अगर भाषा की बात की जाए तो इस कहानी की भाषा बहुत सरल और सहज है। दृश्य और बिंब भी भरपूर है इसमें। जो घटनाएं घटती हैं कहानी के माध्यम से वह व्यक्ति के अंदर के संवेदनाओं को हिला देता है। यानी एक संवेदनात्मक कहानी इसको कह लें तो हम बिल्कुल
कहीं गलत नहीं होंगे। प्रेमचंद की यह संवेदनात्मक कहानी भी है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जिस उद्देश्य से यह कहानी लिखी थी, उस उद्देश्य में वह बिल्कुल, या कहें कि पूर्णतः सफल हुए हैं। क्योंकि प्रेमचंद के इस कहानी के लिखने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य था व्यक्ति के अंदर जो मर रही है संवेदना, अपने कर्तव्य से विमुख होकर के और कर्तव्य के महत्व को नहीं समझ करके दूसरे अपने निजी स्वार्थ को महत्व देते हैं, उसको तोड़ने में प्रेमचंद सफल हुए हैं। तो आज के दिन इस कहानी में के माध्यम संबंध में इतना ही। बाद में दूसरी कहानी पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे।